नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 5वीं का 5वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह का अध्ययन करेंगे। आज हम ये पूरा पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ को समझेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके और अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। यह पाठ लिखा गया है एक वास्तविकता पर। इस पाठ की मुख्य पात्र हैं इला सचानी। इला सचानी के दोनों हाथ खराब थे, परंतु हाथों के खराब होने के बाद भी उन्होंने अपना सभी कार्य अपने पैरों से किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई बुनाई की, जिससे कि सभी देखकर हैरान हो गए। इसीलिए इस पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ व्यक्ति की इच्छा होती है वहाँ रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो इस पाठ की शुरुआत में ही एक मलमली धोती का जिक्र किया गया है जो बादामी रंग की है और जिस पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, जिसे इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल कहा जा रहा है, क्योंकि यह बेल उसने हाथों से नहीं अपने पैरों से बनाई है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। 26 साल की इला है, पहले अपने नाना के यहाँ रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। जहाँ इला अपने नाना के यहाँ रहती थी, वहाँ की बात बता रही है कि शाम होते ही सारे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल जाते खेलने के लिए। कोई खेल खेलता तो कोई किसी और खेल को खेलता, और जब कुछ नहीं खेलते वो पेड़ पर डालियों पर झूला डाल के झूला झूलते और ऊंचे स्वर में गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, क्योंकि पेंगे लेने के लिए हाथ की ज़रूरत होती है और झूले पर बैठकर रस्सी को हाथ से पकड़ना होता है, और इला के हाथ खराब थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली थी। उसके हाथ खराब थे, फिर भी वह बाकी सामान्य बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करती थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने कभी भी इस बात को लेकर हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने चुनौती के रूप में इस बात को स्वीकार किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मतलब फर्श साफ करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह बड़ी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। हाथ ना होने के बाद भी उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की कक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा लिखने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है और उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। आज भी हमारे पढ़ाई में, हमारे एजुकेशन में यह सुविधा उपलब्ध है कि यदि किसी व्यक्ति को हाथ में प्रॉब्लम है तो कोई और व्यक्ति उसका पेपर लिख सकता है, परंतु इला को यह मालूम नहीं था। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उसने सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती।
उसने अपनी दादी को वह कार्य करते हुए देखा और देखा ही नहीं, उस कार्य को सीखा भी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसने सुई में धागा पिरोने का काम भी अपने पैरों से किया, जो आसान नहीं था, पर वह कर पाई। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। मतलब सिर्फ उसने कढ़ाई करना सीखा ही नहीं, बल्कि उसमें माहिर हो चुकी थी, परफेक्ट हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरीके के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब बातें वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके कप द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लग गई। मतलब सबको इसका काम इतना पसंद आ गया कि उसकी एग्जीबिशन लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और भी कई टांकों का इस्तेमाल किया। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों की कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा आत्मविश्वास लिए वह सुनहली रूप हरी बूटियां उकेरती थकती नहीं है। मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हाथ खराब होने के बाद भी उन्होंने वह सभी कार्य अपने पैरों से किया जो हम अपने हाथों से करते हैं, और सिर्फ कार्य नहीं किया बल्कि उसमें दक्षता भी हासिल की। काठियावाड़ी टांकों में उन्हें माहिरता हासिल हुई और सभी ने उनकी तारीफ करना शुरू किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर मुसीबत का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन में हमेशा सफल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।